नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही विभिन्न प्रस्ताव आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। सचिवालय में करीब 12:30 पर शुरू होगी ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। 12:30 पर यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कई अहम फैसले ले सकती है कैबिनेट। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। सचिवालय में करीब 12:30 पर यह बैठक शुरू होगी, जिस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बता दें कि कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती भी कराई जाएगी। भर्ती को पहले प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब पोर्टल से कराया जा सकता है। इसके लिए आगामी कैबिनेट में बैठक हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक कितने बजे से शुरू होगी और इस बैठक में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से बैठक शुरू होगी और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में कई अहम निर्णय आज धामी मंत्रिमंडल की तरफ से यहां पर लिए जा सकते हैं, जो राज्य में विकास की रूपरेखा को तय करने का काम यहां पर करेंगे। सरकार ने जो अभी तक की जो विकास की जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति को किस प्रकार से अमले जामा पहनाया जा सकता है, कैसे धरातल पर विकास की योजनाओं को उतारा जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। इसके अलावा आज की कैबिनेट में जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि आबकारी नीति को लेकर बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिया जा सकता है। नई आबकारी नीति को लेकर आज यहाँ पर कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर ली जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा होगा कि राज्य की जो आबकारी जो नीति होगी उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सुझावों को सम्मिलित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कुछ कठोर निर्णय भी इस बार इस आबकारी नीति में सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिसमें आप खासतौर पर कह सकते हैं कि ओवर रेटिंग को लेकर जो बातचीत यहाँ पर होती है, जिसकी शिकायत अक्सर सरकार के पास पहुंचती है, उसको लेकर भी सख्त निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। ओवर रेटिंग पाई जाने वाली दुकान पर ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उसको निरस्तीकरण का कार्य यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है। कोशिश यही है कि ऐसी नीति बनाई जाए जो पारदर्शी नीति हो और विकास के लिए समर्पित हो। राज्य सरकार के जो संसाधन उन संसाधनों को आगे बढ़ाने वाली नीति यहाँ पर साबित हो सके। इसके अलावा कई विभागों की जो सेवा नियमावली है उन पर आज यहाँ पर संशोधन किए जा सकते हैं। उन पर जो पद सृजित करने हैं उन पदों को भी आज मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट के माध्यम से दी जा सकती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा निर्णय आज हो सकता है वो यही है कि शिक्षा विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके जो नियुक्तियां यहाँ पर होनी है, आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर होनी है। उसके लिए कौन सी आउटसोर्स कंपनी होगी, कब से नियुक्तियां होंगी, क्या कुछ उसके मानक यहाँ पर रहेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि आज की जो कैबिनेट बैठक होगी उस पर सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा और तमाम प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है, क्योंकि 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत होगी। अभय, क्या इस पर भी कोई प्रस्ताव आ सकता है? क्या कोई मंजूरी? देखिए, ये कह सकते हैं कि 4 धाम यात्रा को किस प्रकार से और बेहतर सुगम यहाँ पर बनाया जा सकता है। आगामी दिनों में जब कपाट के खुलने की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, तो फिर किस प्रकार से उस 4 धाम यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू किए जा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय 4 धाम यात्रा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पर होगी, उनको कैसे उपलब्ध यहाँ पर कराया जा सकता है। पिछले जो 4 धाम यात्रा जो चली है, पिछले वर्षों में जो 4 धाम यात्रा चली है, उसके जो अनुभव यहाँ पर रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर इस बार 4 धाम यात्रा को और बेहतर बनाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है।
स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ यहाँ पर चारधाम यात्रा को दौरान यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि हमेशा ही ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती है उनको लेकर सवाल यहाँ पर उठते रहते हैं। जो यात्री यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनके स्वास्थ्य में जिस प्रकार से गिरावटें देखने को मिलती है, कई बार ये कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य की जो असफलताएं होती है वो कई लोगों की जीवन लीला समाप्त यहाँ पर कर सकती है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को लेकर सरकार पहले से ही एक सख्त प्लान तैयार करना चाहती है। स्वास्थ्य को लेकर जो अभी से ही जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा सकती है। तो कोशिश यही रहेगी सरकार की कि चारधाम यात्रा बेहतर हो सके, और उसके लिए आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ अहम निर्णय भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। खासतौर पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्टरों जो अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती को लेकर निर्णय यहाँ पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे और सचिवालय में करीब 12:30 पर आज बैठक शुरू होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। आप बने रहिए अभी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो धामी कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक है। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई अहम फैसले इस बैठक से निकलकर सामने आ सकते हैं। खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। पछवा दून में अब तक 5 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर भी कार्रवाई की जा रही है। आज एक अवैध मदरसे पर लिया गया है एक्शन। बिजली पानी कम जगह सहित पाई गई है तमाम खामियां। बिना प्रशासनिक अनुमति के बनाई जा रही है मस्जिद, जिसे अब सील किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। 5 मदरसों को सील कर दिया गया है। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर भी कार्रवाई की गई है। आज एक अवैध मदरसे पर एक्शन लिया गया है। बिजली पानी कम जगह सहित तमाम खामियां पाई गई है। बिना प्रशासनिक अनुमति के बनाई जा रही है मस्जिद, सील कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, सरकार का एक्शन लगातार जारी है। तमाम मदरसे जो कि अवैध मदरसे हैं उन्हें सील किया जा रहा है। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जो लैंड जिहाद इस समय चल रहा है उसके खिलाफ धामी सरकार की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर यहाँ पर चल रही है। जिला प्रशासनों के माध्यम से ऐसे सभी अवैध कब्जों को हटाने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर नियम विरुद्ध यहाँ पर बनाए गए। खासतौर पर एक धर्म विशेष की तरफ से जिस तरीके की शिकायतें यहाँ पर मिल रही है उनको लेकर, जमीनें कब्जाने को लेकर, उस पर जिस समय जिला प्रशासन काफी सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अवैध मदरसों को लेकर भी ये कार्रवाई यहाँ पर जारी है। अवैध मदरसों के नाम पर भी जमीनों को कब्जाने का जो काम यहाँ पर चल रहा था उसके खिलाफ प्रशासन की मुहिम यहाँ पर जारी है, और ऐसी मुहिम में लगातार रोजाना कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। पिछले अगर हम 48 से 72 घंटे की बात करें तो ऐसे 5 जगहों पर अवैध मदरसों को सील करने का काम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया गया। अकेले देहरादून में पिछले 24 घंटे के भीतर एक ऐसी अवैध मस्जिद को यहाँ पर सील करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। अवैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी जमीन का जो दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा था उसको रोका जा सके और जमीनों को कब्जे होने से बचाया जा सके। सरकार की व्यवस्था लगातार जारी है और ऐसे में जिला प्रशासन के माध्यम से ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों ही इस बात का और इशारा कर चुके हैं। अब सरकार का एक्शन जारी है। कितने अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है? क्या आगे भी कार्रवाई जारी है? लिस्ट में कितने मदरसों का नाम इसमें शामिल? देखिए, अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में पिछले 2 से 3 दिन के भीतर ऐसे 5 अवैध मदरसों पर कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है। ये अवैध मदरसे ना तो कहीं पर रजिस्टर्ड है, ना ही इनकी कोई पुराना कोई रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला है। जो बनाए गए हैं उन जमीनों को भी उन जमीनों के जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों को खंगालने का काम भी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल अभी अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। इसके अलावा एक अवैध मस्जिद यहाँ पर मिली है, उसको भी सील करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। साथ ही ऐसे जो दूसरे जो मदरसे यहाँ पर स्थापित हैं पूरे जनपद में, उन सभी के जो चिन्हीकरण की जो कार्रवाई है, उन सभी के जो सत्यापन की जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है।
देहरादून के अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी चल रही है। और जिस प्रकार से पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में जिस प्रकार से अवैध मदरसों पर कार्रवाई यहाँ पर हुई है, तो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी नियमों के इन अवैध मदरसों को बनाने का काम यहाँ पर विशेष समुदाय की तरफ से किया जा रहा था। और इसकी आड़ में कई तरह की जो अवैध गतिविधियां थी उसकी भी शिकायतें सरकार को मिल रही थी। और इसीलिए सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को पूर्व में ही मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे कि राज्य में किसी भी प्रकार से जो शांतिपूर्ण माहौल है, जो राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि जो बिल्कुल अभय निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद मदरसों का निर्माण कराया जा रहा है, अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, मस्जिद बनाई जा रही है। इसके पीछे लूप होल्स कहां है? आखिर क्यों इस तरीके से अवैध मदरसों का निर्माण लगातार जारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, खासतौर पर लैंड जिहाद यहाँ पर हो रहा है, ये अवैध मदरसों के नाम पर या अवैध मस्जिद के नाम पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो वहाँ पर गतिमान है। जैसे ही कोई शिकायत जिला प्रशासन को यहाँ पर मिलती है, जिला प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई उस दिशा में यहाँ पर की जाती है। और इसीलिए लगातार जिला प्रशासन भी, सरकार भी जनता से आह्वान यहाँ पर कर रही है, जागरूक रहने की बात यहाँ पर कर रही है कि किसी भी प्रकार से इस तरीके के अवैध मदरसे ना आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि राज्य की डेमोग्राफी जो लगातार बदल रही है उसको तभी यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है जब इस प्रकार के अवैध मदरसों पर या अवैध मस्जिदों पर या फिर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर नियंत्रण यहाँ पर पाया जा सके। जैसे ये नियंत्रण होता है तो फिर ये सारी चीजें व्यवस्थित होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए जिला प्रशासनों के माध्यम से ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। पहले भी ये कह सकते हैं सरकार की तरफ से कार्रवाई जारी की थी और अभी तक ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार के निर्देश पर ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है उसमें ये कह सकते हैं इनमें क्या कुछ खामियां पाई गई है? देखिए, खामियां सबसे बड़ी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध मदरसे यहाँ पर संचालित हो रहे थे। जो यहाँ पर बच्चे आ रहे थे उसमें कई जगह की शिकायत ऐसी थी कि जो बच्चे उन अवैध मदरसों में पढ़ रहे थे वो उत्तराखंड राज्य के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से आए हुए बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे। जो कोई ऐसी व्यवस्था उन अवैध मदरसों में नहीं थी जिससे उनके ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो माकूल कही जा सकती हो। ना पठन पाठन की कोई ऐसी व्यवस्था, उचित प्रबंध वहाँ पर थे, कोई शिक्षकों की तैनाती नहीं थी, फिर रहना जो चीजें वहाँ चाहिए थी वो चीजें वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। रजिस्ट्रेशन के भी जो तमाम दस्तावेज है वो भी नहीं मिले। इसको लेकर अब इन तमाम अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है और मस्जिद को भी सील किया गया है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई है। 5 मदरसों को सील किया गया है, एक मस्जिद को भी सील किया गया है। खबरों बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही आकाशीय बिजली चमकने के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि 3 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम तो चमोली में भारी हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। 3 मार्च के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, चेतावनी जारी की गई है। मौसम का मिजाज बदलेगा, जिसको लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 मार्च के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी। आकाशीय बिजली चमकने के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग के द्वारा बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। खबरों बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने
देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आकाशीय बिजली चमकने के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। बता दें कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में पर्यटक और तमाम प्रदेशवासियों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनराज, बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, क्या कुछ फोरकास्ट किया गया है, क्या कुछ चेतावनी जारी की जा रही है मौसम विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो कहीं ना कहीं लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी लगातार देखी गई और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। लेकिन वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और साफ तौर पर एक येलो अलर्ट भी जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से हाल ही में जो बर्फबारी हुई है उससे एक घटना भी उत्तराखंड के अंदर हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि मौसम विभाग तो लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है। अभी प्रशासन विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा कि एक घटना उत्तराखंड के चमोली में घटी है जिसमें 8 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई है और प्रशासन को और आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कहीं न कहीं लगातार जब भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है तो शासन प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हैं और अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से अलर्ट किया गया है कि सभी में अलर्ट मोड पर रहेंगी, क्योंकि जब भी ऐसी बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं घटने की आशंका रहती है। हालांकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ही ध्येय है कि जो समय रिस्पॉन्स है वो कम से कम हो, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन हादसों को रोका जा सकता है, अप्रिय घटना को रोका जा सकता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तमाम चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा लगातार जारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 मार्च के बाद तापमान में गिरावट होगी और ऐसे में मौसम का मिजाज उत्तराखंड में लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता, तत्परता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुशलता। आपदा प्रबंधन ने चमोली जिले के माना में हुए भीषण हिमस्खलन से आई आपदा के नुकसान को न्यूनतम कर दिया है। बता दें कि 3 दिन पूर्व इस भयावह घटना में कुल 54 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस बचाव अभियान में प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया और सेना की सक्रिय भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुशल नेतृत्व में बिना किसी विलंब के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें कई जिंदगियां बच सकी है। उन्होंने खुद हालात पर लगातार नजर बनाए रखी और सभी संबंधित विभागों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खराब मौसम और अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति को समुचित चिकित्सा और राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो लापता 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन माड़ा, जो गांव भारत का पहला गांव जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूँकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर
जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से एक दो लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। वहीं कोटद्वार बाईपास हाईवे को बनाने के लिए प्रशासन ने ग्रामीणों को की जमीन अधिग्रहण की है। इसके बदले प्रशासन ने गांव वालों को मुआवजा दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से बांटे गए मुआवजे को लेकर गांव वालों के द्वारा अब विरोध किया जा रहा है, जो कि हमले का नाम नहीं ले रहा। एक और एनएच प्रशासन की ओर से भूमि अधिग्रहण कर हाईवे के लिए जगह बनाने का काम जारी है, तो वहीं भूमि का उचित मुआवजा न मिलने से आक्रोशित ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भूमि और मकान का वैल्यूएशन कम किया गया है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण प्रशासन से दोबारा सर्वे कराने की मांग भी कर रही है। वही मामले में डीएम का कहना है कि लोगों की शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है, साथ ही आर्बिट्रेशन में जितने मामले लंबित हैं उन्हें भी सुना जाएगा। एनएच के विभिन्न समस्याओं को लेके एनएच का जो अभी हमारा ज़मीन का अधिग्रहण या मुआवजा जो बांटा जा रहा है और एनएच के निर्माण की जो गतिविधि जारी है, तो उसी क्रम में कई सारे लोग, हमारे जो नागरिकगण हैं, उनकी समस्याएं थी और उस संबंध में मैंने विस्तार से उनको सुना भी है और उनकी समस्याओं को त्वरित गति से उनके जो समाधान निकाले जाने उसके लिए एसडीएम साहब को निर्देशित भी किया गया। साथ ही जैसे आर्बिट्रेशन में 80 के आसपास केसेस हैं, तो आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेटर साहब से बात करके एक्सपेडाइट करवाने की कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उन्हें सोल्यूशंस मिलें। सेशन को लेकर के 12.97 हेक्टेयर जो ज़मीन दी जानी है अभी तक का, उसमें से लगभग 3 to 4 हेक्टेयर ज़मीन ऑलरेडी दी जा चुकी है, 3 point something, और फर्दर भी जो कॉम्पनसेशन बनाया जाना है, जिसमें कमर्शियल नॉन या आपका एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर स्ट्रक्चर्स का अलग है, तो उन सभी को लेके एनएचए मना कर रही थी, हाथ जोड़कर रो रही, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा मकान मत तोड़ जब तक मुआवजा ना दिया जाए। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजदूरी करती हूँ, मेरा मकान तोड़ दिया, फिर भी मुझे यूँ कह दिया कि आप जो करना हो कर लो। उन्होंने मुझे ये धौंस दे के पीछे से मकान गिरा दिया मेरा जाके। अब क्या मिला? अभी तो बस कुछ भी नहीं। अभी बोला तो हाँ, आपके सामने बोल रहे हैं कि मतलब मुआवजा मिलेगा। क्या मिलेगा उन्होंने मुझे लिख के भी नहीं दिया। मैंने बोला आप लिख के दे दो, तो कुछ सबूत तो दो थोड़ा बहुत। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मेरे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूहाना है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।